नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे YouTube चैनल में इंडियन पॉलिटी के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने से पहले हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो जो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इंडियन पॉलिटी के सीरीज के क्रम में हम लोग आज बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोग बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग बात करते हैं। मित्रों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं, तो हम आप लोगों से बात करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रम में आप लोगों को बहुत सारे बिंदु जिनके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि जिस समय भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय भारत के संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किए जाने का प्रावधान था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी एक प्रकार के मौलिक अधिकार थे। संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 51 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन उस समय उस स्थिति परिस्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए गवर्नमेंट के पास इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, इतना सारा वित्त नहीं था, इतना सारा फाइनेंशियल हम कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट मजबूत नहीं थी कि सारे फंडामेंटल राइट को उस समय मौलिक अधिकारों के श्रेणी में रखा जा सके। यही कारण है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डर थे उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में इन मौलिक अधिकारों को अपना लिया जाए। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में मौलिक अधिकारों को अपना लिया गया। इनकी व्याख्या संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 to 51, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं क्या। ऐसे सिद्धांत जो नीतियां बनाते समय सरकार के निर्देशन का काम करे, नीतियां बनाते समय, पॉलिसी बनाते समय, योजना को इंट्रोड्यूस करते समय, किसी भी प्लान को इंट्रोड्यूस करते समय गवर्नमेंट को निर्देशन का कार्य करें, ऐसे तत्व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। नीति निर्देशक तत्व विश्व में 2 ही देशों के संविधान में केवल इन्हें शामिल किया गया है, एक आयरलैंड के संविधान में और दूसरा भारत के संविधान में। और आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया है,
तो आयरलैंड के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्पेन के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। तो हम लोग बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। तो सर्वप्रथम राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है मित्रों? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऐसे सिद्धांत जो नीतियां एवं योजनाएं बनाने में निर्देशन का कार्य करें, ऐसे सिद्धांत जो नीतियां एवं योजनाएं बनाने में निर्देशन का कार्य करें, उन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है ना। नीति निर्देशक सिद्धांत में नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी दर्शन को दर्शाया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसमें जो गांधीयन फिलॉसफी है, जो गांधीवादी दर्शन है, जो गांधीवादी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेगा राज्य, ऐसा कहा गया है। साथ ही साथ लोक कल्याण, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर की भी बात करी गई है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह कहा गया है कि भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमारा देश आगे बढ़ेगा और लोक कल्याण का काम भी करेगा। ऐसी बातें हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कही गई हैं। कुछ विचारक हैं जिनके द्वारा समय समय पर बहुत सारी स्टेटमेंटों को प्रस्तुत किया गया है। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, केटी शाह। केटी शाह ने क्या कहा? केटी शाह ने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जिसको किसी भी समय भुनाया जा सकता है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जिसको किसी भी समय भुनाया जा सकता है। दूसरे विचारक जिनका नाम है टी कृष्णम। टी कृष्णम क्या कहते हैं? टी कृष्णम कहते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत 9 वर्ष की उपहार के तरह हैं। जिस प्रकार से 9 वर्ष होता है और उपहार दिए जाते हैं, उसी प्रकार से नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों की इतनी प्रासंगिकता नहीं है कि इनको कभी भी भारत के अंदर पूर्णतः लागू किया जा सके। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। एक विचारक जी ऑस्टिन, जी ऑस्टिन ने कहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीयन आइडियोलॉजी से, गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। गांधीवादी विचारधारा से एक तरीके से हम कहेंगे कि गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या कहा? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके द्वारा कहा गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लागू करने की 2 दिशाएं हैं। डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की 2 दिशाएं हैं। पहली दिशा है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। पहली दिशा है संवैधानिक और दूसरी दिशा है वैचारिक। संवैधानिक दिशा है और दूसरी दिशा है वैचारिक। नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जो समय समय पर सरकार के पास जैसे वित्त की व्यवस्था होगी, जैसे गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियली गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी, उस प्रकार से समय समय पर योजनाएं, नीतियां, पॉलिसीज, प्लान बनाते समय हमारे गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देने का काम, डायरेक्शन देने का काम करते रहेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल की हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 36, जैसा कि मित्रों आप लोगों को पता होगा, आर्टिकल 36 में स्टेट को परिभाषित किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। भारत के संविधान के आर्टिकल 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य किसे कहेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने विधिवत चर्चा फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कर लिए। तो उसके लिए आप लोग हमारा आर्टिकल 12 मौलिक अधिकारों को देख सकते हैं। तो स्टेट आप लोगों को पता होगा, राज्य के 4 आधारभूत तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है निश्चित भूभाग, दूसरा होता है जनसंख्या, तीसरा होता है संप्रभुता और चौथा होता है शासन या सरकार। राज्य के 4 आधारभूत तत्व होते हैं। जिसके पास ये चारों अवेलेबल हों, जिसके पास ये चारों उपस्थित हों, उसको हम राज्य कह सकते हैं। ऐसी बात लिखी हुई है भारत के संविधान के आर्टिकल 12 में। और संविधान के आर्टिकल 12 में जो राज्य को परिभाषित किया गया है वही आर्टिकल 36 में परिभाषित किया गया है और वही आर्टिकल 152 में परिभाषित किया गया है। भारत के संविधान में राज्य को 3 बार परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 36 में और आर्टिकल 152 में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शासन का आधार हैं और ये आबाद योग्य हैं। तो दो बातें लिखी हुई हैं, आप याद रखना। पहला लिखा हुआ है शासन का आधार है, शासन का आधार है। दूसरी बात लिखी हुई है आबाद योग्य है, आबाद योग्य है। आबाद योग्य का अर्थ क्या होता है कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, आबाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार बाध योग्य हैं। बाध योग्य का मतलब होता है जिन्हें लागू अगर ना करे स्टेट तो आप राज्य स्टेट के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं, आप बाध कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अगर सरकार लागू नहीं करती है तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शरण नहीं ले सकते हैं। यही कारण है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आबाद योग्य हैं, इन्हें न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन में नहीं लाया जा सकता है, इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, ये इनफोर्सेबल नहीं है, शासन का आधार है। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करेगी, कोशिश करेगी, ऐसी बात लिखी हुई है भारत के संविधान के आर्टिकल 36 में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जो समय समय पर भारत सरकार और राज्य सरकार को योजनाएं बनाने के लिए गाइड करते रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 38 की। आर्टिकल 38 में बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जा सके। तो दो बातें लिखी हुई हैं, याद रखना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लोक कल्याण, पूछा जाए कि भारत के संविधान में किस प्रकरण में लोक कल्याण की बात कही गई, तो भारत के संविधान में आर्टिकल 38 में ही लोक कल्याण की बात करी गई है। बाकी पूरे भारत के संविधान में लोक कल्याण शब्द कहीं पर भी नहीं है ना। आर्टिकल 38 कहता है कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाया जाएगा और लोक कल्याण की अभिवृद्धि की जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, तो आर्टिकल 38 ही करता है। लोक कल्याण, सोशल वेलफेयर की बात करता है तो आर्टिकल 38 ही करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 39 की। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय भारत में बहुत हद तक स्टेट के द्वारा इसे एस्टैब्लिश करने का कोशिश किया जाता है, इसे एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद हम लोग अब आगे बात करेंगे आर्टिकल 39 की। आर्टिकल 39 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। भारत के संविधान का आर्टिकल 39 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर एक जैसा काम पुरुष करता है या महिला करती है तो दोनों को एक समान पारिश्रमिक दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई है भारत के संविधान के आर्टिकल 39 के अंतर्गत।
तो याद रखना मित्रों, समान कार्य के लिए समान वेतन सरकार ने गवर्नमेंट सेक्टर में तो इसको लागू कर दिया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आज तक ये लागू नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइवेट शिक्षिका जब होती है तो उसको कम सैलरी मिलती है, जो प्राइवेट टीचर होता है, शिक्षक होता है, उसको ज्यादा सैलरी मिलती है। ऐसा प्रावधान तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत हद तक इसको लागू किया जा चुका है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी इसकी कोई प्रासंगिकता ज्यादा हमें दिखाई नहीं पड़ती। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 39 का। तो आर्टिकल 39 के जो का है, इसको 42 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42 में संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया तो याद रखना, निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता है ना, निशुल्क विधिक सहायता। यह कहा गया है कि स्टेट में रहने वाले सभी लोगों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। स्टेट ऐसा करेगा। तो स्टेट के लिए यह आसान नहीं था, इसलिए स्टेट ने, आप लोगों को पता होगा कि डलसा, सलसा और नलसा, सलसा, डलसा और नलसा की जो स्थापना की गई है, राष्ट्रीय स्तर पर न्याय देने का काम करेगा नलसा, स्टेट लेवल पर करेगा सलसा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेगा डलसा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 39 खा की। आर्टिकल 39 खा में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 39 खा में लिखा हुआ है कि सार्वजनिक संपत्ति का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार हो ताकि सार्वजनिक हितों को साधा जा सके। सार्वजनिक संपत्ति का सबके लिए सार्वजनिक संपत्ति का सबके लिए प्रावधान एवं सभी के हितों का ध्यान। यह कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार हो ताकि सभी के हितों को साधा जा सके। यानी कि अगर सरकार बजट पेश करेगी तो इस बजट के अंतर्गत कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसके लिए बजट का एलोकेशन ना हो, जिसके लिए बजट का प्रावधान ना किया जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट फंड की व्यवस्था ना करे। ऐसी बात लिखी हुई आर्टिकल 39 खा में। किसी को भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो नौजवान हों, सबके लिए सार्वजनिक संपत्ति में समान रूप से भागीदारी होगी और सबके हितों का संरक्षण होगा, सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा। ऐसी बात लिखी है भारत के संविधान के आर्टिकल 39 खा में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे जो बात लिखी हुई है बड़ी ही इम्पॉसिबल है, एक तरीके से कह सकते हैं। इसको कभी लागू नहीं किया जा सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। भारत के संविधान की आर्टिकल 39 गा की 39 गा में लिखा हुआ है धन का समान वितरण। धन का समान वितरण, धन का समान वितरण। मित्रों, धन का समान वितरण कैसे हो सकता है? एक आदमी 18 घंटे सो रहा है, एक आदमी 18 घंटे काम कर रहा है। 18 घंटे सोने वाला व्यक्ति चाहे कि 18 घंटे काम करने वाली व्यक्ति की हम संपत्ति का
बंटवारा करा लें, वो हमें बांट दे, वो हमें धन दे दे, अच्छा कहाँ संभव है। तो आर्टिकल 39 गा की कोई प्रासंगिकता फिलहाल में नहीं है और ना ही आने वाले समय में कभी होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान की आर्टिकल 40 की। भारत के संविधान की आर्टिकल 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र की जड़ों को गांवों तक विस्तृत करने के लिए, मित्रों गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है और जब तक लोकतंत्र की स्थापना गांवों में नहीं हो जाएगी, भारत में एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि उस जमाने में भारत की कम से कम 85% से ज्यादा आबादी गांव में निवास करती थी और गांव में आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि उस समय जमींदारी प्रथा चलती थी। जो दबे कुचले मजलूम सोच वंचित लोग होते थे, इन मजलूमों को, इन शोषितों को, इन वंचितों को, पिछड़ों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति को लोगों को किसी भी प्रकार के चुनाव में खड़े होने की इजाजत नहीं दी जाती थी। समाज के जो बड़े वर्ग होते थे, जो बड़े लोग होते थे, वो चुनाव में इन लोगों को खड़ा नहीं होने देते थे। यही कारण है कि गांधी जी ने कहा कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाए। तो ग्राम पंचायतों का संगठन उस समय करना तो संभव नहीं था। यही कारण है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में ग्राम पंचायतों का संगठन करके ग्राम पंचायतों को संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत उसको संवैधानिक मूर्त रूप दिया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया। तो आर्टिकल 40 किससे प्रेरित है? तो भारत का संविधान का आर्टिकल 40 गांधीवादी दर्शन से प्रेरित है। गांधीवादी दर्शन गांधीयन फिलॉसफी से प्रेरित है, गांधीयन आइडियोलॉजी से इंस्पायर है, हम ऐसा कह सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करता है, तो भारत के संविधान का आर्टिकल 40 ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करता है कि लोकतंत्र की स्थापना गांवों तक हो, लोकतंत्र जड़ जड़ में फैले, लोकतंत्र निचले स्तर तक जाए, ऐसा प्रावधान किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 40 में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल 41, 42, 43, 44, 45 जो भी आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बचे हुए हैं, इसको अगली कड़ी में आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि जहां पर भी आप लोगों ने इससे पहले इंडियन पॉलिटी को देखा होगा, इंडियन पॉलिटी को आपने पढ़ा होगा, उससे बेहतरीन और दमदार कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। टॉपिक वाइज आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे और आपको सब्जेक्ट वाइज बेहतरीन सीरीज के साथ विथ डिटेल हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। बहुत आप हमारे वीडियोज पर सब्सक्राइब करने वाले हैं और बहुत सारे लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराने वाले हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को प्रमोट करिए और वीडियोज को लाइक करिए ताकि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।